हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। आप देख रहे हैं बिहार का और आपका अपना चैनल जो कम्प्लीटली बेस्ड है बिहार बोर्ड 10th इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एकदम जो चीज़ें इग्नोर कर रहे हैं वही चीज़ें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिलीटेड टॉपिक NCERT साइंस के चैप्टर्स। कल एक वीडियो में हमने कंप्लीट आपको डिटेल बताया क्या टॉपिक डिलीट हुआ, कितने मार्किंग स्कीम में, सभी चीज़ें मैंने बता दिया। और ये जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं ये आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट है, पहली बात, ठीक है। पढ़ाई किस लिए कर रहे हो, अपने लिए, खुद के लिए कुछ लाइफ में कर सको, सीखो, है ना, जानो, तो वो चीज़ चैप्टर में मिलेंगे आपको, ठीक है। एंड बिहार बोर्ड की बात करें तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन आता है, बहुत इजी आराम से कर लोगे। वीडियो को फास्ट कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाँ, इससे पहले वीडियो नहीं देखे हो बायो के तो जा करके देख लेना। मैथ्स के क्लासेस लाइव क्लासेस चलते हैं हमेशा 7:30 बजे लगभग हम लोग स्टार्ट कर देते हैं मैथ्स के क्लासेस अल्टरनेट डेज पे। जा करके आप शेड्यूल देख लीजिएगा। एंड अगर आपको बिहार बोर्ड तरीके से यानी SCERT SST पढ़ना जो पूरे यूट्यूब पे आपको कम्प्लीटली नहीं मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा, NCERT मिक्सअप मिलेगा, लेकिन नहीं, आपको इस चैनल पे SCERT वर्जन हर एक चीज़ मिलेगा, बिल्कुल ऑफिशियल जो सिलेबस है उसके बेसिस पे, ठीक है। ये बात हम लिख करके गारंटी के साथ कह सकते हैं पिछले 3-4 सालों से। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, हमने आप सबको बताया था कि हाँ हम लोग करेंगे क्या, स्टार्ट नीचे से, यानी सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। रिलेटेड चैप्टर है लेकिन बिहार बोर्ड में आएंगे तो हम लोग पढ़ लेंगे, इस हिसाब से पढ़ लेंगे कि ताकि इसके रिगार्डिंग कितने भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव निकल जाएगा आराम से। ये 3 चैप्टर से अच्छे खासे क्वेश्चन मिल करके बनाते हैं, यानी सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड आवर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सभी चैप्टर्स आपको पढ़ाए भी जाएंगे, तो एक चैप्टर तो आपका यहाँ पे टिक लगा लीजिए, ये हो चुका है, और आज ये वाला भी हो जाएगा। देखते देखते सब चीज़ें खत्म हो जाएगा। जो लोग स्टार्ट नहीं किए स्टार्ट कर दो। और ये नोट्स बेस्ट नोट्स हैं बिहार बोर्ड के लिए। आप बिहार बोर्ड के अलावा भी कोई एग्जाम दीजिएगा तो हेल्प ज़रूर करेगा। आ जाए स्टार्ट करें। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चैप्टर को समझेंगे मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, यानी जो भी नेचर ने हमें दिया है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे। आप भी एक रिसोर्स है ना, आप किस तरीके से खुद को मैनेज करते हैं। आपके पास फ़ोन है, ये भी एक रिसोर्स है, किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो मैनेजमेंट समझ में आया। हाँ, अब आते हैं सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज का क्या डेफिनेशन है, और बिहार बोर्ड में SST में बहुत बार पूछता है, और यहाँ पे SST की चीज़ें बहुत बार आएंगे, रिपीट होंगे। तो देखो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल रिसोर्सेज, क्या समझते हो। नेचुरल रिसोर्स इज एनीथिंग फाउंड इन नेचर। अगर तुम डेफिनेशन लिख रहे हो, बस डेफिनेशन डिफाइन कर दिया, अच्छी बात है, 1 नंबर मिलेगा। क्यों 2 में से 1? क्यों? क्योंकि अगर आपने हाईलाइट किया, अंडरलाइन कर दिया तो आपको 2 में से 2। एग्जामिनर आपकी कॉपी पूरा पढ़ने नहीं आया है, ठीक है, वो बस आपके देखेगा वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, क्या आपने हाईलाइट किया, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, तो ये तो है एनीथिंग फाउंड इन नेचर, समझ जाएगा। अच्छा, ये तो नेचुरल रिसोर्स के बात कर रहा है ना। ओके, दैट कैन बी यूज टू मीट द नीड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिंपल सा मतलब है कि नेचुरल रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है जो नेचर में पाया जाता है, हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, और जो भी हम लोग नीड्स है, चाहत है, वांट्स है, फुलफिल करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर द पार्ट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल रिसोर्स किसका पार्ट है? नेचुरल इन्वायरमेंट का, जो सपोर्ट करता है किसको? लाइफ को। प्रोवाइड मटीरियल्स जैसे फूड हो गया, घर हो गया, शेल्टर, क्लॉथ, कपड़ा, एनर्जी एंड ह्यूमन नीड्स, ठीक है, जो भी ज़रूरतों को पूरा करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिसोर्स, है ना। ओके, और जो नेचर प्रोवाइड कर रहा है उसको नेचुरल रिसोर्सेस। खत्म। ओके, आगे बढ़े। अब यहाँ कुछ चीज़ें, कंपोनेंट, क्या क्या चीज़ें हैं इस में हम लोग नेचुरल रिसोर्स में? या तो एटमॉस्फेयर है, या तो हाइड्रोस्फेयर पानी वाला, लिथोस्फेयर मतलब लैंड रिसोर्सेस, ठीक है। ओके, अब आता है टाइप ऑफ रिसोर्सेस, यानी कितने टाइप के रिसोर्सेस होते हैं। हमने SST में क्या पढ़ा था कि अलग अलग टाइप, कम्युनिटी के बेसिस पे, यूटिलिटी के बेसिस पे, बहुत सारी चीज़ें पढ़े थे ना। हाँ, याद रखना, चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिहार बोर्ड का के लिए। SST बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, आपकी बुक में 126 पेजेस का है। हमने बहुत कम चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट ही ऐड करके बनाया, फिर भी लोगों को बड़े लग रहे हैं, लेकिन बस आप करो तो कर लीजिए, उसका क्वेश्चन कैसे नहीं बनेगा बता दीजिएगा, ठीक। आजा, सबसे पहले इनएग्जॉस्टेबल, 2 टाइप के, एक एग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल। डिफरेंस वाला हर बार पूछ लेता है कि डिफरेंस बिटवीन, एक तो पूछेगा रेनेबल नॉन रेनेबल, एग्जॉस्टेबल इनएग्जॉस्टेबल, इस हिसाब से डिफरेंस के क्वेश्चंस पूछेंगे, वो भी हम लेके आए, टेंशन मत लो। इनएग्जॉस्टेबल मतलब क्या होता है? सिंपल सा बात याद रखो, ऐसा रिसोर्सेज जो अवेलेबल हो लार्ज अमाउंट में, ठीक है, और वो हम लोग मतलब सिंपल सा बात है
ख़त्म नहीं होता है, ठीक है, ओके। अभी तक या तो यूज़ नहीं कर पाए या बहुत अबंडेंट है, जैसे एयर है, सनलाइट है, विंड है, ये सब क्या है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, ओके। चलिए, हम लोग अपना एक्टिविटीज़ से उतना ख़त्म नहीं कर पा रहे, ठीक, ओके। देन सिंपल सा की पॉइंट क्या याद रखोगे, ऐसा रिसोर्स है जो कंटिन्यूसली अवेलेबल होगा नेचर में, ठीक है, ओके। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनएग्जॉस्टेबल यानी रिन्यूएबल, इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं। एग्जॉस्टेबल जो लिमिटेड क्वांटिटी में, मतलब नॉन रिन्यूएबल की बात कर रहा है ना, ये आगे जाकर के ख़त्म हो सकता है, ये कंटिन्यूसली नहीं यूज़ कर, अगर हम लोग इसको कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, जैसे गाड़ी चलाते ख़त्म हो जाता है, ओके। इसको बनने में बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, यानी साल लगते हैं। डिफरेंस बहुत सिंपल से है, कोई डिफरेंस की बात नहीं है। ये लार्ज अमाउंट में अवेलेबल होता है कौन, इनएग्जॉस्टेबल, और एग्जॉस्टेबल लिमिटेड अमाउंट में। वही सेम चीज़ लिखना है सामने सामने, इस बात को याद रखिए। अगर ये लिख रहे हैं तो सामने यही पॉइंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये वाला पॉइंट इधर ला दे, गलत हो जाएगा, है ना। ये जल्दी ख़त्म नहीं होता कौन, इनएग्जॉस्टेबल, बट ये जल्दी ख़त्म हो सकता है अगर कंटिन्यूस यूज़ करें तो। ये नेचुरली रिन्यू होते रहता है, ये बहुत टाइम लगता है बनने में। एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, डिफरेंस पूछे तो डिफरेंस लिख दीजिएगा, काफ़ी रहेगा, आपका 2 नंबर सेफ हो जाएगा। वरना ये पूछेगा तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन हाँ इस हिसाब से कंटिन्यूस अवेलेबल, ठीक है, लिमिटेड क्वांटिटी, एग्जॉस्टेबल, वो कंटिन्यूस यूज़ करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। इस सब चीज़ें को नीचे आप हाईलाइट ज़रूर कीजिएगा, जो भी आपका डेफिनेशन आपने लिख के रखा हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं क्या है, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, आप अब किस तरीके से मैनेज करोगे, ठीक है, ओके। हमने चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमने नेचुरल रिसोर्सेज समझा, कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं, ठीक है, हमने देख लिया। अब किस तरीके से मैनेज करोगे, कोई भी चीज़ अगर तुमको मैनेज करना है, फॉर एग्जांपल तुमको पढ़ाई ही मैनेज करना है, तो तुम क्या करोगे, प्लान करोगे, है ना, किस तरीके से पढ़ना है, कब पढ़ना है। तो उसी तरीके से अगर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, इज़ वेरी केयरफुल एंड प्लान यूज़ होता है नेचुरल रिसोर्सेज, ताकि क्या कर सके, वेस्टेज, प्रिवेंट देयर वेस्टेज एंड इंश्योर दैट दे आर अवेलेबल फॉर बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। सिंपल सा बोलना ये चाह रहा है कि हम लोग इस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, केयरफुल प्लानिंग करके, ताकि हम लोग जो वेस्टेज है वो बचा सके। जैसे आप लोग पढ़ाई के लिए टाइम ड्यूरेशन या टाइम टेबल क्यों बनाते हो, ताकि टाइम वेस्ट ना हो जाए, करते हो, हाँ जी। तो इसी तरीके से हम लोग ये प्लान बनाते हैं, मैनेजमेंट करते हैं कि हाँ हम लोग केयरफुल प्लान बनाते हैं, हाँ ये चीज़ें करते हैं, इससे क्या होगा, वेस्टेज नहीं होगा नेचुरल रिसोर्सेज का, और अभी तो होगा ही, बाद में फ्यूचर जनरेशन में भी, यानी फ्यूचर आने वाला जो हमारा जेन अल्फा जनरेशन है उनके लिए भी हेल्प हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलो, वरना जान ही रहे हो जेन जी से जेन अल्फा कितना ख़तरनाक है ना, ओके। चलिए अब आते हैं, व्हाई डू वी नीड टू मैनेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि बिहार बोर्ड के पैटर्न्स को अगर तुम देखोगे रेगुलरली, 22, 23, 24, 25 के 26 के पेपर्स को अगर तुम देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ डायरेक्ट इंटेक्स है या फिर एक्सरसाइज है या PYQ, नहीं आते हैं, ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं आते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत अच्छा खासा आ रहा है कि लॉजिक बेस में, हाँ जो लाइफ स्टाइल के बेसिस पे जो चीज़ होती है, जैसे ये वाला क्वेश्चन कि हम लोग क्यों ज़रूरी है नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेज करना, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन किस तरीके से कर सकते हैं, ये सब क्वेश्चंस आते हैं, है ना, ओके। तो हम लोग क्यों ज़रूरी है, देखो नेचुरल रिसोर्सेज इसलिए मैनेज करना ज़रूरी है क्योंकि ये लिमिटेड है और हमारे लाइफ के लिए एसेंशियल है, ज़रूरत है ना, ओके। और तुम्हारा ज़रूरत क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि एग्जाम तक सबसे बेस्ट चीज़ें मिल सके, है ना, ओके। पहला क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो रिसोर्स है, साधन है, वो लिमिटेड है, ठीक है, ओके। ज़्यादातर जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्या लिमिटेड इन क्वांटिटी है, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो ज़रूरतें बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, इसीलिए हमें चाहिए कि हमें मैनेज करें। पहला पॉइंट क्लियर है, आराम से हो जाएगा, कोई रट्टू तोता वाला बात नहीं है। क्यों ज़रूरी है भाई, लिमिटेड रिसोर्सेज है, क्यों है, क्योंकि लिमिटेड क्वांटिटी है। क्यों लिमिटेड क्वांटिटी, क्या दिक्कत है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ेगा तो ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट, हाँ। अब दूसरा पॉइंट, सस्टेनेबल यूज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने पढ़ा, हाँ क्या, जाभी का नीड्स को भी फुलफिल करे और आगे आने वाला जनरेशन है उसका भी नीड्स फुलफिल करे, मतलब बचा के रखना, सिंपल सी बात है। प्रॉपर मैनेजमेंट हेल्प करता है सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ताकि इंश्योर कर सके अभी हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं ये ख़त्म जल्दी ना हो जाए, क्योंकि आने वाला अवेलेबल जो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रहे। बस ये 2 पॉइंट हो गया, हाँ जी हो गया। थर्ड क्या बेनिफिट्स है, या हम लोग क्यों मैनेज कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, है ना।
मान लो तुम यूज़ कर रहे हो, ख़त्म हो गया है ना, ओके, अब उसको बनने में तो बहुत टाइम लगता है। अभी हम लोग पढ़े कि बहुत मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, तब क्या करोगे? इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, मैनेज करके रखते हैं ताकि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट हो, है ना। ओके, पता चला तुमने शॉर्ट टाइम प्रॉफिट के लिए तुमने वन शॉट तो देख लिया, है ना, कि वन शॉट देख लेते हैं, 1-1.5 घंटा की तो मामला है, पूरा चैप्टर निपट जाएगा, लेकिन तुमने कुछ कॉन्सेप्ट समझा नहीं, तुमने कुछ अच्छे से थ्योरी किया नहीं, डेफिनेशन किया नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा नहीं, बस कर लिया वन शॉट, है ना। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में आगे जाकर के दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हमेशा अच्छे से पढ़ा करो ताकि लॉन्ग टर्म हेल्प हो सके, ठीक है। ओके, चलिए, और ये ओवर यूज़ और अननेसेसरी एक्सप्लॉयटेशन और वैल्यूएबल रिसोर्सेज से क्या कर सके, बचा सके, मतलब बिना काम का, हाँ चलो माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज है उसको तोड़ रहे हैं या कुछ चीज़ कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं, उससे बचा सके, है ना, इसलिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट, ठीक। ओके, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, देखो प्रॉपर मैनेजमेंट इंश्योर करता है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। ओके, क्योंकि फेयर नहीं होगा तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा, कोई एक जगह तो फ़ायदा ले सकता है ना, इसलिए फेयर चीज़ें होना चाहिए, है ना। ओके, सभी के लिए अवेलेबल होना चाहिए। चलिए, देन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, है ना, अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाए, है ना, हमारे आसपास जंगल है, वाइल्ड लाइफ है, तो हम लोग इन्वायरमेंट हार्म होगा एंड डायरेक्टली हम लोग भी इफेक्ट पड़ेंगे, पूरा दुनिया ही इफेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। ओके, प्रॉपर मैनेजमेंट हेल्प क्या करता है बेसिकली, अगर हम लोग ये सब चीज़ें करेंगे तो क्या होगा, सिंपल सा भाई है कि पॉपुलेशन या पॉल्यूशन बोल सकते हैं, सॉरी पॉपुलेशन है, पॉल्यूशन कम होगा, है ना। ओके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट होगा, आज के टाइम पे देखते हो कितने वाइल्ड लाइफ बचे हैं, बहुत कम, जंगली जानवर तो दिखते ही नहीं है, सब जगह इंसान ही इंसान है ना, ये भी जानवर से कम थोड़ी ना है। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके रखता है ना, और इन्वायरमेंटल डैमेज को मिनिमाइज़ करता है, ठीक है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम पे, स्पेशली आसपास पेड़ लगाना। इस पर अगर देख रहे हो कितनी गर्मी बढ़ रही है, गर्मी सहा नहीं जाता है, जाके एसी खरीद लेते हैं, ये नहीं कि वो पेड़ भी लगा ले, है ना, एसी तो खरीदो, ठीक है, वो तो ज़रूरतें हैं, पूरा करना पड़ेगा, है ना, लेकिन फिर भी आसपास जो नेचुरल रिसोर्सेज उसको अपने पास रखा कीजिए, पेड़ पौधे लगाया ज़रूर कीजिए, है ना, हमें बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं देंगे तो एक ना एक दिन हम लोग को भी प्रॉब्लम होगा, है ना। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, अब हम लोग वाइल्ड लाइफ के किस तरीके से बचाएंगे इनके बारे में, और ये सब क्वेश्चन ना 5 नंबर में, 2 नंबर में हर साल आपके SST एंड साइंस में भी आते हैं, है ना, तो ये नहीं कि सिर्फ आप साइंस पढ़ रहे हो, SST भी पढ़ रहे हो, तो 2 या 5 नंबर में लिख के रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा कि वाई डू वी नीड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ठीक है, क्या ज़रूरी है बचाने का, मर रहा था मरने दो, है ना, यही क्वेश्चन पूछ सकता है, क्यों बचाना चाहिए, आओ देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ, जैसे बर्ड हो गया, देयर नेचुरल हैबिटेट टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस, हम लोग इसलिए बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं वाइल्ड एनिमल्स का, बर्ड्स का एंड नेचुरल हैबिटेट का, ताकि बायोडाइवर्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों है, ताकि पहला बात तो जो हमारा इकोलॉजी है वो बैलेंस रहेगा। फॉर एग्जांपल सांप किसको खाता है, मेढक को, वो फूड चेन वाला जो सीक्वेंस है वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा, समझ रहे हो ना तुम, तो ये चीज़ें हैं। प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। मान लो एक फूड चेन अगर आप पढ़ोगे, है ना, फूड चेन में कोई एक गायब हो जाए, ठीक है, तो वो किस पे खाएगा, वो डिपेंड कैसे होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल घास है, ठीक है, अब कोई जानवर ही नहीं बचा, घास बढ़े जा रहे, तुम कितना क्या करोगे, है ना, एक तरीके का काम तो होगा, तो बायोडाइवर्सिटी इसलिए प्रोटेक्ट करता है बायोडाइवर्सिटी, है ना। जीन पूल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज को बचाता है ना, ओके। और जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या इंडेंजर्ड है या फिर ख़त्म हो चुके विलुप्त जानवर, जैसे अब देखो आपने SST में डोडो पढ़ा है ना, ये एक्सटिंक्ट है, क्यों ख़त्म हुआ, क्योंकि ये चिकन टाइप लगता था, तो सब ईजीली था आसपास, तो सब ने टेस्टी था इसका मीट, तो उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया, है ना, तो सब बचाता है, ठीक। अगर हम लोग, ये इंपॉर्टेंस है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, अगर ये नहीं होता तो देखो आज जो भी चीज़ बचा हुआ वो भी नहीं होता। कोई शौक से अपने घर में शेर रखता, कोई शौक से अपने घर में हाथी रखता, यही सब चीज़ें होता, है ना। ओके, चलिए, और
एक शौक से ये भी है कि आप लोग क्रैकर बैच ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए फ़ायदा है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स अभी जो पढ़ा रहे हैं, इसके चैप्टर की डीपीपी विथ एससीईआरटी, अगर एसएसटी है तो एससीईआरटी ही लेके चलेंगे, एनसीईआरटी जो आपको नहीं मिलता है कहीं पे भी, ठीक है। माइंड में आप पूरे चैप्टर को समराइज करेंगे छोटे छोटे पॉइंट्स में। देन डिकोड सबसे ज़्यादा प्यारा सीरीज़ हमारा आएगा, इसमें हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट, बुकिश लैंग्वेज, आपके आउट ऑफ सिलेबस, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपने यहाँ से 4 से 5 एपिसोड कर लिया, उसके बाद कौन क्वेश्चन नहीं बनेगा फिर बता दीजिएगा। देन आंसर राइटिंग, ये बड़े बड़े अलग अलग जितने भी एडटेक यूट्यूब चैनल है या फिर कोई भी है, उसमें ये चीज़ें नहीं दिया है, खासकर ऑनलाइन में ये पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन हम लोग स्टार्ट किए। आप लोगों को असाइनमेंट दिया जाता है, आप लोगों को लिख के जमा किया जाता है, लिख के जमा करना होता है, इससे आपके कॉपी में भी वो चीज़ें रहेगा। बाद में वीवीआई क्वेश्चन दे दीजिए सर, ऑब्जेक्टिव दे दीजिए सर, 150 क्वेश्चन रटने दे दीजिए सर। ये सब करने से अच्छा अगर आपको हम टॉपिक देंगे, वही टॉपिक आप लिखोगे, इससे 2-3 चीज़ें फ़ायदा होगा। आपका राइटिंग स्किल अच्छा होगा, हैबिट होगा, आप चीज़ों को आप पढ़ोगे, है ना, इससे रिकॉल होगा। एंड लास्ट में बस आपको देखते हुए जाना है। सब लोग इधर वीवीआई करेंगे, आप अपना नोट्स पढ़ के निकल लोगे, ठीक है। ओके, देन PYQ, सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर, ये सभी चीज़ें आपको फ्री में बैच के साथ तो मिल ही रहे, और कंप्लीट प्राइस 399 है। तो फटाफट से इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि अभी तो ये स्टार्ट है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी एग्ज़ाम तक, ठीक है। वो भी आपको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, सब इसी में इंक्लूड हो जाएगा अगर आप एक बार ज्वाइन कर लेते हैं तो। इसमें आपको सैम्पल पेपर, PYQs, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, सभी चीज़ें विद सॉल्यूशन है, ठीक है। ओके, चलिए फिलहाल सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। अब किस तरीके से तुम बचाओगे, है ना, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करना है तुम्हें, इंपॉर्टेंस तुमने समझा, वाइल्ड लाइफ क्या होता है वो समझा तुमने, क्यों ज़रूरी है बचाना वो समझा। अब तुम कैसे बचाओगे, है ना। ओके, अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया कि क्या क्या मेथड इस्तेमाल करोगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली बन रहे हैं यार, बन रहे, लॉजिक वाला क्वेश्चन। सिंपल सोचो, अगर तुमको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करना है, बचाना है, तुम क्या क्या स्टेप लोगे। मान लो तुम ऑफिसर बन गए, फॉरेस्ट ऑफिसर एग्जाम्पल के तौर पे बन गए, अब तुम्हें बचाना है कि हाँ, बालवीर तो आएगा नहीं, है ना, क्योंकि वो बच्चों को बचाने में बिजी है, तुमको वाइल्ड लाइफ बचाना है। सबसे पहले तुम क्या करोगे, बैन कर देंगे हंटिंग, यानी जो हंटिंग करना है, शिकार करना है, उसको बैन कर देंगे, है ना, स्ट्रिक्ट लॉ लगा देंगे, है ना, कंप्लीटली बैन कर देंगे जो इलीगल हंटिंग होता है, ठीक है। जो भी एनिमल कैप्चर कर लेता है, जो इंडेंजर्ड है, बहुत मतलब कम अमाउंट में या कम नंबर से पाए जाने वाले जानवर है, उसके जो डिमांड्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं ना, बहुत लोग शौक से रखते हैं ना, तो वो चीज़ें बंद कर दिया जाए। दूसरा, किस तरीके से हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे नेचुरल हैबिटाट्स को, जैसे नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हो गए, हमने इतने सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ पढ़े SST में, है ना, तो हम सबको उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे तो उसके अंदर एनिमल भी सेफ रहेगा, सिंपल सी बात है। हाँ, देन थर्ड नंबर है रेगुलर वाइल्ड लाइफ सर्वे। हम लोग सर्वे करते रहेंगे कि हाँ, गवर्नमेंट रेगुलर सर्वे करेगी, ताकि जो भी नेशनल पार्क है, फॉरेस्ट है, सेंचुरीज़ है, मॉनिटर करेंगे डिफरेंट स्पीसीज़ को। वाइल्ड आप देखो आज के टाइम पे ऐसे भी हुआ है, पहले तुम्हें कौवा दिखता था आसमान पे, अब तो कौवा भी बहुत रेयर दिखने लगा है ना, और स्पैरो जो होते थे वो तो अब तो दिख ही नहीं रहा है, बहुत रेयर। पैरोट तो ऐसे इधर उधर घूमते रहता है, अब बिल्कुल नहीं दिखता है। क्यों, यही सब कारण है ना, इंटरनेट एंड बहुत सारी रीजंस हैं, है ना, पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ नहीं है आसपास, ये सब चीज़ें, यही सब कारण है, ठीक। देन फोर्थ, प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज बिल्कुल ख़त्म होने वाला, विलुप्त होने वाला है, उसको हम लोग क्या करेंगे, बचाएंगे, है ना, और उनके पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे। अगर नहीं बढ़ाएं, नहीं केयर किए, तो वो भी एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, देन फिफ्थ पॉइंट क्या करेंगे हम लोग, प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन, यानी इलीगल कटिंग ऑफ जो फॉरेस्ट होता है, बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, देखोगे, है ना, वीडियोस वगैरह में है, तो वो सब चीज़ हम लोग स्टॉप कर देंगे, मतलब नहीं करने देंगे। अगर ये सब चीज़ें हो गया, ठीक है। अब देखोगे कि बहुत जगह सुने होंगे कि जंगली जानवर उसके गांव में या घर में या गांव में आ गया, क्यों आ गया, तुम उसका घर उजाड़े हो तब ना है, उसका कौन सा शौक था, कौन सा तुम पार्टी रखे थे, है ना। तो इसीलिए अगर घर उजाड़ रहे हो तो उससे पहले उसको घर बना के दे दो, या तुम खुद ऐसा जगह घर बनाओ जहाँ ये वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि ये भी हमारा बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है, हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है। एक गया तो समझो फूड चेन में बहुत प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। ओके, चलिए अब आते हैं, थोड़ा सा हमने बात कर लिया किस तरीके से मेथड्स है, क्या क्या मेथड्स है, सिंपल मेथड है। अगर मान लो तुम्हें फॉर एग्जांपल 2 नंबर के लिए आ गया, इतना चीज़ें नहीं लिखना है, तुम ये पॉइंट ही लिख दो ना, बस ये पॉइंट लिख दो ना, नंबर कैसे नहीं देगा, ठीक है, बस। चलिए अब आते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन।
हमने वाइल्ड लाइफ देख लिया है ना, जानवर वगैरह की चीज़ें देख लिया। अब हम लोग फॉरेस्ट की तरफ आते हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज द प्रोटेक्टिंग एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, अब हम लोग किसको बचा रहे हैं? फॉरेस्ट के साथ साथ वाइल्ड कंजर्वेशन, है ना। ओके, जैसे वाइल्ड एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, नेचुरल हैबिटाट्स हो गया, ताकि मेंटेन कर सके क्या? बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, ओके। जैसे फॉरेस्ट एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, फॉरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, प्लांट, इंसेक्ट, जितने भी मैमल्स है, रेप्टाइल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सभी चीज़ें कहाँ मिलेंगे? आपको यही तो मिलेंगे, फॉरेस्ट में ही तो मिलेंगे, है ना। ओके, फॉरेस्ट प्रोवाइड क्या हम लोग को? फॉरेस्ट क्या फूड भी प्रोवाइड करता है, शेल्टर भी, और जितने भी सूटेबल लिविंग कंडीशंस है, बहुत सारे स्पीसीज़ का, हम लोग का नहीं, सभी लिविंग स्पीसीज़ का वो प्रोवाइड कराता है। तो फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, बिहार में कितने % फॉरेस्ट है? मैं लिख क्यों रहा हूँ? कुछ नहीं, बस तुम लोग कमेंट करो फटाफट से। और इंडिया में कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाया जाता है? कमेंट सेक्शन, क्योंकि SST में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। कमेंट कर देना। एक दो स्टूडेंट है जो आंसर मतलब जो भी वीडियोस में पूछते हैं रिप्लाई करते हैं, बाकी पता नहीं पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, बेटर वही जाने। अब आते हैं बायोडाइवर्सिटी। इतना देर से बायोडाइवर्सिटी कर रहे हैं। क्या है ये बायोडाइवर्सिटी? ये 2 नंबर का इतना याद रखें। बायोडाइवर्सिटी बेसिकली क्या होता है? डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सिंपल सा। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या था? वैरायटी ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है। आपकी देखोगे सराउंडिंग में क्या क्या पाया जाता है? अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। वो किसके अंदर इंक्लूड होगा? बायोडाइवर्सिटी। जितने टाइप के प्लांट हैं, एनिमल है, फंगी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सभी एग्जाम्पल है किसके? बायोडाइवर्सिटी के, है ना। और ये सब मिलके क्या बनाता है? एक इकोसिस्टम बनाता है। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में अलग अलग स्पीसीज होते हैं, प्लांट होते हैं, बर्ड होते हैं, इंसेक्ट होते हैं। ये क्या है? हाई बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, ओके। तो ये चीज़ें आपको बायोडाइवर्सिटी के डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है। अब हमारा दूसरा जो नाम है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। हम लोग अभी इसे डाइवर्सिटी मतलब समझे वैरायटी ऑफ थिंग्स, लेकिन ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या है? तो देखो, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करें, एक ऐसा एरिया जहाँ पे वेरी हाई वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल रहता हो। दीज एरिया आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे सपोर्ट मैनी स्पीसीज इंक्लूडिंग रेयर एंड इंडेंजर्ड वन। सिंपल सा डेफिनेशन ये समझो कि ये जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो एक ऐसा जगह होता है जहाँ बहुत ज़्यादा प्लांट्स, एनिमल, स्पीसीज मिलती है ना। ओके, अब जब तक उनको बचाएंगे नहीं तब तक, या जो ख़त्म होने को है तब तक, फिर आगे उनका प्रोडक्शन या फिर उनके जैसा और भी स्पीसीज कैसे आएगा? ठीक है, ओके। और ये समझो कि फॉरेस्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के नाम से जानते हैं। अगर फॉरेस्ट ना हो तो बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, है ना। सोचो आपके स्कूल में 100 स्टूडेंट है ना, लेकिन एक क्लास में ही 80 टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं। कोई स्पोर्ट्स में, डांसिंग में, सिंगिंग में टॉपर, बिल्कुल सब कुछ में, है ना। ओके, अगर वो क्लास ख़राब हो गई तो क्या होगा? परफॉर्मेंस स्कूल का डाउन हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट काम करता है। ठीक है, ओके। सब स्पीसीज एक साथ रहते हैं, उनके प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को छोड़ दें, आप लोग NCERT पढ़ने लगो SST में, फिर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि SST पढ़ोगे तो अच्छा मार्क्स नहीं ला पाओगे, लेकिन जितना तुम SST SCERT पढ़ के ला सकते हो ईजी वे में, उतना तुम NCERT पढ़ के नहीं ला सकते। ठीक है, क्यों? डायरेक्ट SCERT से सेट होता है। चलो अब आते हैं, अभी आपको मालूम चल गया इतना इंपॉर्टेंट है, तो आखिर बचाएंगे कैसे? क्या इंपॉर्टेंस है? पहले इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है आखिर बायोडाइवर्सिटी का। अभी इससे पहले भी पढ़े बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस, सेम वही चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? मेंटेन करेगा इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, ओके। इकोसिस्टम को स्टेबल रखेगा, है ना। फूड चेन या फूड वेब, अच्छा फूड चेन, फूड वेब, ये हमारे जो इससे पहले वाले चैप्टर्स है आवर एनवायरनमेंट, उसमें भर के चीज़ है और वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, ये सब डिफरेंस में क्वेश्चन पूछता है, तो उसको भी हम लोग डील करेंगे। ठीक है, ओके।
प्रोवाइड करता है यूजफुल रिसोर्सेज जैसे फूड, मेडिसिन, ये सब जो भी चीज़ें है, टिम्बर वगैरह प्रोवाइड करता है। कौन? बायोडाइवर्सिटी, प्लांट्स है, स्पीसीज है, तब ना ये सब इंपॉर्टेंट है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं रहा, फॉर एग्जाम्पल अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछे, मैं तुम्हें क्वेश्चन फॉर्मेट बता रहा हूँ, तुम्हें माइंडसेट रेडी करना है कि तुम जब भी क्वेश्चन या नोट्स पढ़ो तो तुम्हें माइंडसेट ये होना चाहिए कि हाँ इसको क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तुम ज़रूरी नहीं कि तुम सबके जैसा बस PYQ सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर रट लिए, रटने से कितना रटोगे, 1000 तरीके क्वेश्चन 1000 तरीके से पूछ सकता है, वही के सेम क्वेश्चन अलग अलग वेज में पूछ सकता है, और वो तुमको डील करना है, माइंड को उस हिसाब से डेवलप करो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन इतना दिन से पूछता है, अब पूछ देगा तुमसे थोड़ा इंपॉर्टेंट करके, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, है ना, ओके, व्हाट आर द लॉसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अगर बायोडाइवर्सिटी मान लेते नहीं है तो क्या प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, ओके, तो क्या प्रॉब्लम आएगा, तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा, यहाँ बैलेंस हो रहा था यहाँ पे इम्बैलेंस हो जाएगा, है ना, ओके। फूड चेन यहाँ पे सपोर्ट कर रहा था, अगर वो नहीं रहेगा, बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगा, तो तुम्हारा बेसिकली प्रॉब्लम होगा, तो क्या डिस्टर्बेंस होगा तुम्हारा फूड चेन में, है ना, फूड चेन, हम लोग एक फूड चेन से घिरे हुए हैं ना, और जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज है वो भी विलुप्त हो जाएगा, जो भी चीज़ें हैं रेयर स्पीसीज, इंडेंजर्ड, वो भी खत्म हो जाएगा, और रिडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी समझ में आया, इंपॉर्टेंस समझ में आया, ज़्यादा कुछ हलवा नहीं है, मतलब हलवा ही है, मतलब ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस में है नहीं। अब आते हैं स्टॉक होल्डर, क्या होता है स्टॉक होल्डर, डेफिनेशन पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, अभी तक तो नहीं इसके बारे में नहीं पूछा, लेकिन तुम समझ के रखो ताकि अपकमिंग एग्जामिनेशन वगैरह में भी आ सकता है। स्टॉक होल्डर इज अ पर्सन, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ इंटरेस्ट और अफेक्टेड बाय द यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन ये बोलना चाह रहा है कि स्टेक होल्डर क्या होता है, ऐसा व्यक्ति या ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल सा समझो क्या होता है, ऐसा इंसान, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन होता है जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करता हो और साथ साथ उनका प्रोटेक्शन भी करता हो। जैसे हम लोग, है ना, तुम देखोगे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, आसपास में पेड़ लगाते हैं, उनको बचाते हैं, उनको पानी देते हैं, तो क्या एक टाइप का स्टॉक होल्डर हुआ। हाँ, जैसे लोकल कम्युनिटीज़, देखो अलग अलग कम्युनिटीज़, जैसे तुमने एक केस के बारे में पढ़ा था, फटाफट से सोचो, दिमाग में लगाओ क्या पूछना चाह रहे हैं, माइंड क्लिक किया, बताओ वो क्या था, चिपकू मूवमेंट, है ना, अलग अलग कम्युनिटीज़ पेड़ को बचाए, है ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये भी तो पेड़ बचा रहा है ना, समझ में आया, गवर्नमेंट, इन्वायरमेंटलिस्ट जितने भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सभी चीज़ें, है ना, ओके। आपकी बुक में NCERT में 4 मेजर स्टॉक होल्डर के बारे में दिया गया है जो फॉरेस्ट को बचाने का काम करता है। पहले तुम्हारा मेजर की बात करें, यहाँ पे बहुत सारे हैं लेकिन मेजर 4 है। लोकल पीपल, जैसे हम लोग फॉरेस्ट से खाना वाना लेते हैं, फ्यूल वगैरह, फोल्डर वगैरह, सब चीज़ें, मेडिसिन वगैरह लेते हैं, ठीक है, उसको बचाते भी है। अब दूसरा आता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये बेसिकली डिपेंडेंट वाला, ठीक है, क्या क्या डिपेंड करता है, जैसे हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वो मैनेज करता है और आपका प्रोटेक्ट करता है वाइल्ड लाइफ को, ठीक है। इंडस्ट्रीज क्या करता है, फॉरेस्ट को बेसिकली प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल वगैरह एक्सेस करने के लिए, इसलिए उसको बचाना तो ज़रूरी है, अगर नहीं देगा तो वो कहाँ से लेगा, है ना, ओके, ये सभी चीज़ें हैं, ठीक, ओके। टोटल 4 है, तो आपको सिंपल सा 2 नंबर का डेफिनेशन याद रख सकते हैं और बोल देगा कि किस किस पे डिपेंड करता है और कहाँ कहाँ से बेसिकली कितने मेजर आपके स्टॉक होल्डर है फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए। 4 नाम लिख दीजिएगा, काफ़ी रहेगा। अब क्या इंपॉर्टेंस है, आखिर स्टॉक होल्डर का क्या इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो तुम बचाओगे नहीं, ठीक है, तो प्रॉब्लम तो हो गई। तो वही चीज़ है कि अगर ऑल स्टॉक होल्डर प्ले एक इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पे, बचाने में, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़। अगर तुम आज पेड़ लगा रहे हो या तुम्हारे दादा परदादा या तुम्हारे फादर देखो कि पेड़ लगाए होंगे और उसका फल आज तुम खा रहे हो, है ना, तो ये चीज़ें क्या है, फ्यूचर वही तुम जब वो पेड़, वृक्ष या प्लांट, जो भी बोलो, प्लांट तो नहीं, मतलब पेड़ पौधा जो भी है उसको तुम बेच करके उससे इनकम भी जनरेट कर सकते हो, पैसे वगैरह होते हैं ना, हाँ, कमर्शियल यूज़ के लिए। हाँ, अब देखो इससे क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट करेगा। एक तो अगर इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो सबसे पहली बात बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेगा। देखो आसपास गांव विलेज में देखो हरे भरे पेड़ है, पक्षी है, सभी चीज़ें हैं, खाना भी मिलता है, सब कुछ, ओके। इकोलॉजिकल बैलेंस एज कम्पेयर, जैसे दिल्ली में कितने गर्मी है, लेकिन वही चीज़ शहर गाँव में देखो कितना ठंडी हवा चलती है, बहुत अच्छा मौसम रहता है ना, ओके। इंश्योर करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, आज भी यूज़ होगा और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखेंगे, है ना, ओके। इससे क्या होगा, तुम्हारा बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज को बचा कर कंजर्व करके रखेंगे ताकि फ्यूचर यूज़ हो सके। तो ये सब बेसिकली हेल्प करता है हमारा स्टेक होल्डर, यानी हम लोग,
या कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कमेटी, कोई लोकल ग्रुप्स, ठीक है। ओके, चलिए अब आते हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेस। सस्टेनेबल से समझ में आ गया। हाँ, सस्टेनेबल मैनेजमेंट एक ऐसा वाइज मतलब बुद्धि वाला प्लान होता है, ठीक है, बुद्धिमानी वाला प्लान होता है जिसका यूज़ करेंगे फॉरेस्ट का, रिसोर्सेस का, लेकिन इतना भी नहीं करेंगे कि ख़त्म ही हो जाए। मतलब हम लोग बोथ प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन को लेकर के चलेंगे, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। ओके, ये बेसिकली इंश्योर करता है कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, है ना, और जो भी नीड्स है पीपल का उसको भी फुलफिल करेंगे, ठीक। चलिए अब आते हैं, जैसे अभी हम लोग देखो पहले क्या होते थे कि अगर तुम अपने घर पे देखोगे या कहीं पे पहले क्या होता था, आपके जो विंडोज़ होते थे, डोर्स होते थे, वो ज़्यादातर वुड के बने होते थे, है ना। इसके लिए पेड़ कटेंगे। अब देखोगे तुम फाइबर के अलग अलग इसके आने लगे हैं, है ना, आने तो लगे। तो ये क्या है, एक तरीके का मैनेजमेंट है रिसोर्स। हाँ भाई साहब, इसका इस्तेमाल हम लोग इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे अल्टरनेट मेथड्स हम लोग आजकल खोज रहे हैं, ठीक है। ओके, जैसे अभी हम लोग सोलर पैनल पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी स्कीम्स लॉन्च किए हैं, बता देते तुम्हें भी। स्कीम इंपॉर्टेंट है, अगर तुम अपने घरों पे लगवाना चाह रहे हो तो लगवा सकते हो। सोलर एनर्जी एक प्लांट अभी जो रिसेंट में, स्पेशली बिहार में भी ये चीज़ें चल रहा है। आप अपने घरों पे सोलर पैनल लगाइए एंड उससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कीजिए। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में जो भी स्टार्टअप कॉस्ट लगता है गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है। उसके बाद आप उस बची हुई बिजली को वापस गवर्नमेंट को सेल भी कर सकते हैं। तो अगर पता करना है तो वेबसाइट में जाकर विजिट करना है। स्पॉन्सरशिप नहीं है, बस बता रहे हैं, ठीक है। ओके, चलिए आ जाते हैं। क्या नीड्स पड़ा सस्टेनेबल मैनेजमेंट का। देखो सस्टेनेबल मैनेजमेंट सिंपल से तुम्हें ये समझ में आ गया कि बचा के रखेंगे, ओवर यूज से बचेगा, पहली बात, है ना। बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखेंगे, ये भी ठीक है। इकोलॉजिकल, सेम चीज़ ऊपर से नीचे सेम चीज़ हो रहा है। इकोलॉजिकल बैलेंस रहेगा, फॉरेस्ट रखेंगे, बचा के रखेंगे फ्यूचर जनरेशन को, ताकि बता सकें भाई साहब कि हमारे ज़माने में भी जंगल हुआ करता था और तुम लोगों के ज़माने में थोड़ा बहुत बचा के रखें, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करेंगे। ये सब नीड्स हैं, ठीक है। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ना ये बहुत बार 2 नंबर में आता है, ठीक है। या क्या नीड्स है, किस तरीके से करेंगे पूछता है, ठीक है। ओके, एक है टॉपिक सेल्विकल्चर। आखिर ये क्या होता है, न्यू वर्ड है तो उसको ऐड कर लिए ताकि आपको, आपके एनसीईआरटी में है तो थोड़ा सा जान लो। सेल्विकल्चर क्या होता है, इज अ साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग, प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग फॉरेस्ट्री। उसको क्या बोलते हैं, सेल्विकल्चर। मे भी एग्जाम में नहीं आए लेकिन लाइफ में काम देगा। सेल्विकल्चर क्या होता है, जैसे अभी आप पढ़े होंगे एक्वाकल्चर, पानी में जो भी एक्वाटिक एनिमल होते हैं उनको रियरिंग करना, सब चीज़ें करना है, ठीक है। ओके, अलग अलग कल्चर के बारे में पढ़े, है ना। ओके, तो जैसे सीरी कल्चर होते हैं, ठीक है, एक्वाकल्चर, इस टाइप के बहुत सारे होते हैं, ठीक। ओके, तो वैसा एक है सेल्विकल्चर, एक ऐसा होता है बेसिकली यहाँ पे साइंस और एक साइंस में ही ब्रांच होता है, प्रैक्टिस करता है ग्रोइंग, प्लांट को ग्रो करना, न्यू न्यू प्लांट्स को, जो पेड़ है उसको कटिंग करना, है ना। बेसिकली फॉरेस्ट को बचाना डैमेज होने से और इम्प्रूव करना ग्रोथ, आपका फॉरेस्ट ग्रोथ को, ठीक है। किसका काम होता है, ये सेल्विकल्चर का, ठीक है। ओके, चलो अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। इस टाइप से कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, यही 1000 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ओके, तुम किस तरीके से फॉरेस्ट बनाओगे, ये तुम्हारा 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, ये इस टाइप के क्वेश्चन 5 नंबर में आते हैं कि आप किस तरीके से बचाओगे, ठीक है। ओके, देखो सिंपल सा बात है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन इज अ प्रोटेक्टिंग, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ फॉरेस्ट, मेंटेन बायोलॉजिकल या बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल बैलेंस एंड नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्व करते हैं। एंड व्हाट आर द मेथड्स, किस किस मेथड से करोगे, जैसे हम इससे पहले क्या देखा, प्रोसेस देखा, मेथड देखा, किस किस तरीके से तुम जंगल को कटने से रोक सकते हो उसके बारे में देखा, है ना। अब जंगल को किस तरीके से बचा सकते हो, देखो फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, सॉरी इससे पहले हमने वो एनिमल वाला, वाइल्ड लाइफ वाला बात किया था ना। हाँ, वाइल्ड लाइफ वाला, वो बैन ऑफ हंटिंग वगैरह। हाँ, चलो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फॉरेस्ट को किस तरीके से बचाओगे। सबसे पहला भाई साहब इंपॉर्टेंट है एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के जस्ट अपोजिट, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ कटना, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, है ना। जो नॉन फॉरेस्ट लैंड है, ठीक है, ओके, जो एकदम वीरान पड़ा हुआ लैंड है उसमें एटलीस्ट हम लोग पेड़ लगाएंगे, ठीक है। ओके, इससे क्या होगा, तुम्हारा इंक्रीज होगा फॉरेस्ट कवर एरिया। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन पढ़े हो ना, कि अगर मान लो पेड़ है तो पेड़ तो सॉइल को पकड़ के रखता है, तो इरोड होने से, अलग अलग मेथड से जो इरोड होता है उससे बचाता है, ठीक है। एयर क्वालिटी इंप्रूव करता है, जितना पेड़ उतना साफ हवा, है ना। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो इकोलॉजी है उसको बेसिकली बैलेंस करके रखता है, ठीक है। ओके, वैन महोत्सव एक क्या है, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम है जो सेलिब्रेट करते हैं हम लोग हर साल। क्या, क्यों,
हम लोग बेसिकली इसलिए करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए। तो अगर बाई चांस, ठीक है, बाई चांस, बाई चॉइस नहीं, बाई चांस अगर पूछ दे कि ये वैन महाउत्सव किससे रिलेटेड है, इस टाइप के क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आ सकते हैं। ठीक है, याद रखो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सॉरी वैन यहाँ पर वन होगा। ठीक है, सॉरी वैन, वन वन वाला, जंगल वाला वन। ठीक है, ठीक, ओके, वैन पढ़ा ना, वन होगा। ठीक, चलो, वन महाउत्सव मतलब वन का उत्सव प्रोग्राम है ना, वन तो एक होता है ना जंगल। ठीक, सॉरी, ठीक, गलती हो गया। चल, देन रिफॉरेस्ट्रेशन, एक होता है डिफॉरेस्टेशन, यहाँ पे रिफॉरेस्टेशन। वापस से हम लोग देखो, रिफॉरेस्टेशन एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम लोग प्लांटिंग ट्री करेंगे एरिया में जहाँ पे कट हो गया हो या फिर डाउन हो गया हो। ठीक है, जो भी प्लांट वगैरह है, इससे क्या होगा, रिस्टोर हो जाएगा हमारा फॉरेस्ट। हाँ जी, बायोडाइवर्सिटी बच जाएगा। हाँ जी, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो डिजर्टिफिकेशन होगा, मतलब अगर मान लो पेड़ नहीं है तो वहाँ आसपास बालू ही बालू होगा। क्यों? क्योंकि देखो इरोजन होते रहेगा, हवा जो है धूल वगैरह उड़ते रहेगा, तो बालू इलाका टाइप रहता है। तो आपका जो ये चीज़ें हैं डिजर्टिफिकेशन वो बच जाएगा। पेड़ रहेगा तो आसपास मॉइस्चर रहेगा, मिट्टी को पकड़ के रहेगा, है ना, और प्रोटेक्ट करेगा वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। ठीक है, ओके। देन हम लोग और किससे बचा सकते, क्या मेथड्स हैं, हम लोग कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री करेंगे, मतलब प्लांटेशन चीज़ें, ऐसे चीज़ लगाएंगे जिसे ग्रो करेंगे। ठीक है, ओके, फिर उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्शन प्लांटेशन में। ठीक है, होगा, इससे क्या होगा, रिड्यूस प्रेशर ऑन नेचुरल फॉरेस्ट पे प्रेशर कम पड़ेगा। ठीक है, ओके, हम लोग रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करा पाएंगे। अगर मान लो यहाँ पे प्लांट है, बहुत सारा नेचुरल जंगल है। ठीक है, अगर तुमको कोई चीज़ इंडस्ट्रीज़ में जैसे वुड वगैरह बनाना हो तो हम लोग नेचुरल जंगल को काटने चल जाते। वही चीज़ अगर हम लोग प्लान करें कि ये जगह जो है वीरान जगह जो है, ठीक है, वेस्ट लैंड है, हम लोग यहाँ पे काम करते, पेड़ पौधा लगा देते। अगर तुमको कटिंग करना तो इससे कर लो, क्योंकि ये तो हमने लगा, ये भी सेफ रहेगा, वाइल्ड लाइफ भी सेफ रहेगा। सिंपल सही फंडा है। ठीक, ओके, चलिए, इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेस या नेचुरल फॉरेस्ट सही रहेगा। रेगुलेटेड ग्रेजिंग, ठीक है, जो हम नॉर्मली हम लोग जानवर को चरने देते हैं, तो ये भी एक तरीके का कंट्रोल्ड वे में करना पड़ेगा, है ना। ओके, पता चल जो भी न्यू पौधे हैं, ठीक है, उनको जानवर आके खा गया, तो उस हिसाब से भी चीज़ें करना पड़ेगा। ओवर, देखो कोई भी चीज़ ओवर सही नहीं होता है, कोई भी चीज़ दुनिया में, कोई भी चीज़ ओवर पढ़ाई भी सही नहीं होता, दिमाग काम नहीं करेगा, है ना। ओके, और ओवर स्मार्ट तो होना ही नहीं चाहिए। चलो, ठीक, कुछ कुछ जगह में पॉसिबल होना चाहिए, बट सब जगह नहीं। ठीक है, तो यानी ओवर गेजिंग प्रिवेंट करना पड़ेगा। ठीक, ओके, ताकि यंग जो हमारे प्लांट है, मान लो घास उगा है, तुम कल को जाकर के बकरी चरा दे, ठीक है, ओके, तो फिर क्या हो जाएगा, जो प्लांट आने वाला था वो तो ख़त्म, है ना। लेकिन इससे क्या होगा, हेल्प भी करता है फॉरेस्ट को रीजनरेट होने में नेचुरली। ठीक, ओके, चलिए। देन फिफ्थ आता है हमारा क्या, डिफॉरेस्टेशन, यानी जो भी कटिंग है या जो भी डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, ऑफ एग्रीकल्चर, रोड इंडस्ट्री वगैरह के लिए, डेवलपमेंट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। कटिंग, क्लीनिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट को हम लोग कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, ओके, बेसिकली ये हमारे क्या थे, हम लोग अब तक पढ़ रहे थे क्या, मेथड्स ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ठीक है, क्या इफेक्ट होगा अगर डिफॉरेस्टेशन पर, इफेक्ट ये होगा कि हम लोग लॉस हो जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी नहीं रहेगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तुम लोग अगर कोई उर्दू पढ़े हो या फिर नॉर्मली ये पढ़े हो, साइंस भी पढ़े हो, SST कुछ भी पढ़े हो, बताओ ग्लोबल वार्मिंग होने का मेन रीज़न क्या है। ठीक है, फटाफट से। और जो लोग उर्दू वाले पढ़े हैं, जिनके उर्दू बुक है क्लास 10th दरक्षा, आप ये बताओ ग्लोबल वार्मिंग में मेन क्या कौन कौन से गैस हैं, विद एग्जाम्पल के साथ, सॉरी विद फॉर्मूला के साथ। एंड आपके चैप्टर में ग्लोबल वार्मिंग जो है उर्दू का, उससे रिगार्डिंग कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर याद हो तो आप ज़रूर मेंशन कीजिए, क्योंकि देखो लैंग्वेज पेपर आपका 100 नंबर का है। अब अगस्त आ चुका है भाई, अब लैंग्वेज पेपर थोड़ा थोड़ा देखना स्टार्ट कर दो, वरना फिर प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ओके, चलिए। हमने बोला फ्लड ड्रॉट को भी कंट्रोल करेगा, अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो फ्लड भी आएगा। ठीक है, ड्रॉट सुखाड़ भी आएगा और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा। ठीक है, ओके, अब आते हैं और क्या क्या इफेक्ट होगा, सॉइल थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले सॉइल इरोजन होगा, जो भी ट्रीज़ है, ठीक है, जो टॉप लेयर सॉइल है उसको विंड और वाटर के थ्रू वो चल जाएगा, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्रॉप प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, फर्टाइल का लेस कम हो जाएगा, है ना। डिजर्टिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है, ड्राई हो जाएगा, पूरा वीरान पड़ जाएगा। ठीक, ओके, फ्लड आ सकता है। ठीक, ओके, देन डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये सब चीज़ें, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ना। क्लाइमेटोलॉजी अगर पढ़ोगे आगे जा करके तो क्लाइमेट चेंज होगा। ये सभी चीज़ें किससे कनेक्टेड है, फॉरेस्ट से, है ना। तो फॉरेस्ट से सिर्फ जानवर कनेक्ट नहीं
हम लोग भी कनेक्ट हैं। देखोगे अगर जंगल नहीं आसपास तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी, ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से वाटर साइकिल डिस्टर्बेंस हो जाएगा, है ना। अगर वाटर पेपर वगैरह पढ़े होंगे, वाटर साइकिल पढ़े, बचपन में पढ़े थे ना, वाटर साइकिल एक सन लगा करके यहाँ पे धूप उगा रहे हो और यहाँ पे बारिश भी करा रहे हो, ये प्रोसेस सन आपका जो वाटर साइकिल है ना। ओके, तो वो चीज़ें सब में प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक, ओके। अब कुछ लास्ट चीज़ें फटाफट से देख लेते हैं। कुछ नेशनल अवार्ड्स मिला है बेसिकली किसके लिए, कंजर्वेशन के लिए। तो अमृता देवी बिश्नोई एक नेशनल अवार्ड मिला था किसके लिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। तो आपसे ये पूछा जाएगा ये किससे, अमृता देवी बिश्नोई जो है ये किससे रिलेटेड है या किसके लिए काम की थी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, है ना। इनको गवर्नमेंट के द्वारा सम्मान दिया गया था कम्युनिटी को, किसके लिए, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ठीक है, बात कब की है, 1730, डेट याद रख लीजिएगा। जो अमृता देवी बिश्नोई है, इन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया था अपना लाइफ। ठीक है, ओके, विथ 363 बिश्नोई विलेज था, उन्होंने बेसिकली ट्री को कटने से बचाया था। ठीक है, कौन सा, खिचड़ी ट्री, इस हिसाब से पूछता है। कहाँ पे हुआ था ये, जोधपुर राजस्थान का स्टोरी है, ये भी पूछता है। ठीक है, ओके, चलिए। और ये उनका सैक्रिफाइस एक सिंबल बन गया किसके लिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए। सेम इसी तरीके से चिपकू मूवमेंट, है ना, चिपकू मूवमेंट ये भी फॉरेस्ट को बचाने के लिए हुआ था, है ना। गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड, है ना, ओके, गढ़वाल रीजन। और यहाँ पे मैं गया था गढ़वाल, क्योंकि जो मेरा पहला यूनिवर्सिटी में मेरा जहाँ एडमिशन हुआ था, वहाँ पे ये हेमवती नंदन सेंट्रल यूनिवर्सिटी गढ़वाल यूनिवर्सिटी से बेसिकली था, HNBG। भाई पहाड़ था यार, देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा था लेकिन रहने लायक नहीं था। क्या पता अभी जो वीडियोस बना रहे हैं ना बनाए, चैनल बंद हो जाता शायद। ठीक है, बहुत डेंजरस इलाका, जब तब ये हो जाता है लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है, ठंड तो है ही। ठीक है, ओके, खैर ऊपर वाला का शुक्र है कि अभी हम बिल्कुल सही जगह में हैं। इन 1970 को ये सब बात हुआ। ठीक है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, चिपकू मूवमेंट के बारे में, है ना। चिपकू मतलब चिपक के रहना, है ना। ओके, चलिए आप लोग भी चैनल से चिपक कर रहिए एग्जाम तक। व्हाट इज़ चिपकू मूवमेंट, एक चिपकू मूवमेंट एक क्या विलेज हग क्या था, ट्रीज़ को एक सर्कल बना करके ताकि उसको प्रोटेक्ट कर सके कटिंग से, है ना। एक पीसफुल मेथड था पेड़ को बचाने के लिए। ऐसा नहीं कि इन लोग भी लाठी लेके खड़ा हो गया, आओ काटो, है ना। ओके, इन लोग बेसिकली चिपक गए, अगर तुम लोग पेड़ को काटोगे तो हम लोग भी नहीं रहेंगे। ठीक है, ओके। ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, क्या ऑब्जेक्टिव है चिपकू मूवमेंट का, अननेसेसरी जो कटिंग ट्री है उसको बचाना है। ठीक है, तो रुकना चाहिए, प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, इकोलॉजिकल बैलेंस, इन्वॉल्व लोकल पीपल एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन। इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस हुआ, लोगों पे अवेयरनेस पहुंचा, है ना। फॉरेस्ट कंजर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है, पार्टिसिपेशन लोग किया। ठीक है, प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, इनकरेज हुआ कि हम लोग भी जान दे देंगे, भाई साहब जान दे देंगे इसके लिए, वही वाला बात है। ठीक है, रिड्यूस लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन, कम हो गया जो डिफॉरेस्टेशन होता है, फिर लॉज एक्ट वगैरह इससे कम हो गया, है ना। प्रमोट हुआ अपना क्या, सस्टेनेबल यूज़। ठीक, ओके, और बहुत सारे लोग इससे इंस्पायर हुए, फिर क्या हो गया, इन्वायरमेंट मूवमेंट। अच्छा ये बताओ अब इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, कमेंट सेक्शन करो फटाफट से, क्योंकि इसके बारे में पढ़े हो कब मनाते हैं एंड किस लिए मनाते हैं, किसके बाद ये चीज़ें डिसाइड हुआ कि हम लोग इन्वायरमेंट डे मनाएंगे, सब चीज़ें पढ़ा चुके हैं। अब याद नहीं है तो फिर समझ ही चाहिए कि आप कहाँ पर है अभी। देखो चिपकू मूवमेंट कहाँ से, गढ़वाल रीजन उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ। ठीक है, ओके, कौन, सुंदरलाल बहुगुणा, है ना। ओके, एंड इसके साथ कौन और थी, कमेंट कर देना नाम। ठीक है, 1970s की बात है। प्रोटेक्शन ऑफ साल फॉरेस्ट, इसका बहुत जिक्र नहीं होता है तो, लेकिन तुम लोग याद रखोगे क्योंकि तुम लोग हमारे चैनल से पढ़ रहे हो। ठीक है, क्योंकि अगर ये पूछा है तो ये तो ज़रूर पूछ सकता है। साल फॉरेस्ट वेस्ट बंगाल में हुआ था। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ साल फॉरेस्ट कहाँ, ये मूवमेंट कहाँ हुआ था, वेस्ट बंगाल इन 1972। अब आते हैं 3 इन्वायरमेंट कंजर्वेशन मेथड, 3R मेथड। और ये पता है ये आपके 5 नंबर में आते हैं कि आप सिंपल सा मेथड्स बता दो, 3R मेथड क्या होता है। 3R मेथड एक सिंपल मेथड होता है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। कैसे, 3R क्यों, एक R से रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। सिंपल सा एक एक करके देख लेते हैं। रिड्यूस क्या होता है, देखो रिड्यूस मीन्स यूजिंग फ्यू नेचुरल रिसोर्स, अवॉइडिंग अननेसेसरी वेस्ट। ठीक है, रिड्यूस कोई भी चीज़ को कम कर देना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, अभी मैं पंखा ऑफ करके बना रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, स्विच ऑफ कर दिया और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कम कंजप्शन होगा, है ना। ओके, तो ये एक चीज़ हो गया। आप भी जाओगे घर के बाहर
कहीं जाओगे तो आप सिंपल सा फ़ैन वैन ऑफ करके जाना, ठीक है। अब तो इलेक्ट्रिसिटी भी वो ऑनलाइन वाला मेथड हो गया, आपके वहाँ पे क्या है नहीं है मुझे आइडिया नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो वो हो गया ऑनलाइन सिस्टम कि आप ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है, बिलिंग वगैरह प्रोसेस। तो अब तो ज़रूर बचाना चाहिए, और इसके लिए अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखते हुए ये सब चीज़ें जब हुआ है, तो इसके लिए सोलर पैनल एक प्रोग्राम इनिशिएट किया है। होपफुली ये सही से चले, अच्छे से चले। देन सेव वाटर, क्लोज टैपिंग, जब भी ब्रश करने जाते हो तो एकदम टैप ओपन करके रखते हो, है ना। ओके, गर्मी के दिन में 10 बाल्टी से नहाओगे तो इससे क्या पानी की बर्बादी होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं करना है, सबसे अच्छा नहाओ ही मत, है ना। ओके, ये नहीं करना। चलो, बोथ साइड्स ऑफ, देखो, यूज़ बोथ साइड ऑफ पेपर। बहुत लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग देखो, आप भी देखो नोटबुक से इधर से स्टार्ट नहीं करेगा, इस साइड से स्टार्ट करेगा, तो एक पेज वेस्ट हो जाता है। ये चीज़ मैं भी करता हूँ, क्या ही बोलूँ, लेकिन अब तो पढ़ता ही नहीं हूँ, कॉपी का क्या करूँ, ठीक है। ओके, तो दोनों साइड यूज़ करना है। अगर बाई चांस तुम ये वाला साइड यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसको कट करके अम्मी को दे देना, अम्मी कहीं यूज़ कर लेगी, ठीक है। कोई चीज़ साफ़ सफाई मतलब रखने के लिए, कोई चीज़ रखने के लिए, वेस्ट ना हो, रफ कर लेना, ठीक है। ओके, या फिर अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता हो तो उस पेज को घोष देना, उससे गुस्सा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर काम कर लो। देन रीयूज़ की बात है, मतलब वापस से यूज़ कर लेना, ठीक है। ओके, उसको फेंकने के बजाय, जैसे क्लॉथ बैग, ठीक है, जब आए सामान लेके आए तो क्या करते हैं, सामान लेकर तब प्लास्टिक जो भी रहता है बैग रहता है उसको फेंक देते हैं, नहीं, उसको लेके चलो, फिर से रीयूज़ कर लो, है ना। ओके, चलो, मॉल वाला तो अलग है, बैग का भी पैसा लेता है, समझ नहीं आता क्यों, ठीक। ओके, देन ग्लास बॉटल वगैरह, कंटेनर वगैरह, हम लोग तो खास करके इंडियंस तो हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं जिसका डिब्बा बच जाता है उसमें कुछ ना कुछ हम लोग ऐड ऑन कर देते हैं, है ना। ओके, चलिए, ओल्ड फर्नीचर को रिपेयर कर लेना, है ना। बहुत लोग अगर थोड़ा सा टूटता है, चलो न्यू लेके आ जाते हैं तो उसको रीयूज़ कर सकते हैं ना। ओके, कपड़ा पुराना हो गया है तो डोनेट कर सकते हो, बुक भी डोनेट कर सकते हो, या फिर उसको सेल कर सकते हो, रीसेल कर सकते हो। OLX तो इसीलिए बना है, ठीक है। ओके, देन आता है रिसाइकल, है ना। ओके, ऐसा चीज़, रिसाइकल मीन्स प्रोड्यूसिंग वेस्ट मटेरियल टू न्यू यूजफुल प्रोडक्ट, ठीक है। बिफोर रिसाइकलिंग वेस्ट प्रोडक्ट को बेसिकली अलग किया जाता है, फिर अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है, पेपर, प्लास्टिक, बैग वगैरह, मेटल, फिर वापस से इसको न्यू बनाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा पेपर, है ना। ओके, बॉटल, फिर से प्लास्टिक का बॉटल को फिर तोड़ मरोड़ कर फिर से बॉटल बनाया जाता है, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक। ओके, रिसाइकल रीयूज समझ में आ गया। ओके, इंपॉर्टेंस क्या है ये आपका 3 आवर्स का। सबसे पहले बचाना नेचुरल रिसोर्सेज को, अगर मान लो वो चीज़ नहीं करता फॉर एग्जांपल, तो फिर और पेड़ करते हैं और चीज़ें आती हैं और नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल होता है। पॉल्यूशन कम करेगा, प्लास्टिक फैक्ट्री जलेगा, ये सब चीज़ें में तो पॉल्यूशन करता है ना। ओके, एनर्जी भी बचाएगा, हाँ जी बचाएगा। अमाउंट, डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वेस्ट, ठीक है। ओके, प्रोटेक्ट करेगा एनवायरनमेंट को और प्रमोट करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। तो पूछ देगा कि सिंपल सा 3R इन्वायरमेंट कंजर्वेशन का 3 मेथड बता दो, 3Rs मेथड, और व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस, ठीक। ओके, आपने कर लिया। ओके, अब लास्ट के कुछ पेजेस है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से। ओके, अब आते हैं, देखो अगर बताना चाहे तो मैं डायरेक्ट बता के निकल लूँगा, लेकिन क्या ही फ़ायदा, अगर कोई चैप्टर करें तो इस हिसाब से करें कि क्वेश्चंस बाहर ना जाए, और क्वेश्चन तो छोड़ो, सीख जाओ कुछ ना कुछ लाइफ में, ठीक। ओके, पढ़ाई किस लिए करते हैं, सीखने के लिए, सिंपल सी बात है ना। वाटर एक है, नेचुरल रिसोर्सेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस, हाँ जी बिल्कुल है, सभी चीज़ के लिए चाहिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सब चीज़ के लिए, हाँ जी बिल्कुल। क्या इंपॉर्टेंस नहीं लिख पाओगे वाटर का, ये सब पूछ चुका है, वाटर का क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसेंशियल है डेली पीने के लिए, नहाने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, ठीक है। अगर वाटर ख़त्म हो जाए या कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, किसके कारण कम होगा, ठीक है। क्या कारण है, डिफॉरेस्टेशन, वेजिटेशन नहीं है ना, ज़्यादा यूज़ कर लिया एग्रीकल्चर में, वाटर पॉल्यूशन हो गया जैसे गंगा, ठीक है। ओके, डोमेस्टिक वेस्ट, लो रेनफॉल, ओवरग्राउंड वाटर यूज़, तो ये सब चीज़ें क्या हो गया, आपका काउसेस हो गया पानी ख़त्म होने का, स्कैसिटी या कम होने का, ठीक है। ओके, इरिगेशन मेथड, किस तरीके से हम लोग इरिगेशन इस्तेमाल करते हैं वाटर का एग्रीकल्चर सप्लाई करने के लिए, किसके थ्रू कर सकते हैं, डैम्स के, कैनाल्स के, टैंक्स के, पाउंड के, ये सब अलग अलग मेथड्स हैं जिससे हम लोग थ्रू आउट द ईयर पानी प्रोवाइड कराते हैं एग्रीकल्चर लैंड को, ठीक है। ओके, डैम क्या है, डैम एक बैरियर है, बेसिकली बिल्ड करते हैं हम लोग रिवर के अक्रॉस में, ताकि हम लोग क्या कर सके, वाटर को स्टोर कर सके, किसके लिए, इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, आप लोग देखे होंगे डैम्स वगैरह। हाँ, इससे क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर, जो बड़े बड़े डैम्स है बाहर, इसके लिए भी प्रेशर चाहिए होता है, ठीक है। ओके, फ्लड कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग डैम का इस्तेमाल करते हैं। क्या एडवांटेज है, एडवांटेज सिंपल सा, इरिगेशन खेती बाड़ी पानी वगैरह सप्लाई करने के लिए, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर,
कपड़ा धोना वगैरह बेसिकली ज़्यादातर करते ही है पाइपलाइन के थ्रू। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर किस तरीके से डैम बना देगा, डैम के नीचे जब पानी आएगा तो यहाँ पे एक टरबाइन लगा होता है, ये आप इसी चैप्टर में नहीं मैग्नेटिक इफेक्ट वाला में शायद पढ़ो, शायद इसी इसमें है आपके एनसीईआरटी में ही है 10th में। टरबाइन घूमेगा, उससे क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, फिर आप यूज़ कर सकते हो, है ना। और फ्लड को कंट्रोल करेगा, डैम है तो ये थोड़ा सा हाई होगा तो पानी यहीं पे रह जाएगा, इधर अब मतलब पानी नहीं पहुंचेगा। ठीक, ओके, समझ रहे हो ना छोटे छोटे पॉइंट। ओके, डिसएडवांटेज, हाँ जी बिल्कुल है, कोई चीज़ का एडवांटेज हो दुनिया में जितने भी चीज़ है पॉजिटिव नेगेटिव तो है, ठीक है। अब आपको ये सोचना है कि पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कौन सा है। प्रॉब्लम्स भी है, ठीक है, लेकिन उसका सॉल्यूशंस भी तो है। सोशल प्रॉब्लम, पहले बात है सोशल प्रॉब्लम, अगर कहीं डैम्स वगैरह बनता है तो क्या हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा सुने हो ना कि डैम टूट गया तो पूरे शहर में या गाँव डूब गया, है ना। ओके, या फिर डैम्स अगर बनते हैं तो क्या होता है, जो लोग डिस्प्लेस होना पड़ता है, तो ये प्रॉब्लम्स हैं, है ना। कुछ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत लार्ज, मतलब मान लो कि ये डैम है, पूरा पानी ओवरफ्लो हो गया, लेकिन इस एरिया का जो भी एरिया था ये तो डूब गया ना। ओके, ये सब चीज़ें हैं। चलिए, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज हो जाएगा, इकोलॉजिकल बैलेंस क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कंस्ट्रक्ट करने में भाई साहब ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, है ना। ओके, बेनिफिट में नॉट ऑलवेज भी इक्वल टू द कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट के हिसाब से हमेशा ऐसा नहीं है कि बेनिफिट भी उतना ही हो। देन समझ में आ गया डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ डैम्स। चलिए अब आते हैं कुछ फॉरेस्ट एज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉरेस्ट मालूम है रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, हाँ जी बिल्कुल मालूम है। क्यों, क्या काम होता है फॉरेस्ट का, इंपॉर्टेंस है मेंटेन इकोलॉजी, वही सेम चीज़, बायोडाइवर्सिटी बचाएगा, सॉइल इरोजन, क्लाइमेट और रेनफॉल को रेगुलेट करेगा। देखो रेनफॉल और देखो सभी चीज़ें देख रहे हो फॉरेस्ट से कितना कनेक्टेड है। और ये भी चीज़ है, ये सब चीज़ें अगर तुम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ोगे, क्लास 9th में है, जो तुम लोग पढ़े नहीं हो, मैं भी नहीं पढ़ा था, जो सही बात है, लेकिन अभी जो हायर स्टडीज़ में देख रहे हैं तो हमें बेसिक या स्कूल्स के चीज़ें पढ़ने पड़े, जैसे 9th से लेकर के 11th-12th के ज्योग्राफी वगैरह पढ़ना पड़ा। वैसे मेरा बैकग्राउंड साइंस था तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला, जैसे आप लोगों को पढ़ाते हैं तो वो सब टर्म्स वगैरह यूज़ होते रहते हैं, तो मुझे बहुत आसानी रहा मेरा बीएससी इन ज्योग्राफी में ये सब चीज़ है। तुम जब हायर स्टडीज़ में जाओगे या फिर सब पढ़ोगे तो सब चीज़ सॉइल से कौन किस टाइप का सॉइल, किस टाइप का प्लांट उगेगा या फॉरेस्ट उगेगा, अब फॉरेस्ट ही डिसाइड करता है किस टाइप का कितना रेनफॉल होगा, एंड ये सभी चीज़ें, क्या क्लाइमेट रहेगा वहाँ का, है ना। कॉपिन्स ने क्लासिफिकेशन दिया था अलग अलग, ये सब चीज़ें हायर क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। अगर 9th में सोच रहे अगर हो तो पढ़ाएंगे। चलिए फिलहाल ये क्या है आपका, प्रोवाइड हैबिटाट, वाइल्ड लाइफ को बेसिकली घर देगा। वाटर हार्वेस्टिंग 2 नंबर के लिए डेफिनेशन। वाटर हार्वेस्टिंग ऐसा प्रोसेस जो कलेक्ट करते हैं वाटर, स्टोर वाटर, रेन वाटर, किसके लिए, फ्यूचर यूज़ के लिए, फिर उसको अलग अलग, और ये इस्तेमाल क्या करते हैं हम लोग बेसिकली ग्राउंड वाटर रिचार्ज। अच्छा अभी शायद तुम लोग नहीं देखे होगे बट कहीं कहीं कुछ मैंने देखा है, जैसे घर है ना, तो घर के बीच में एक खुला मैदान रख देते हैं, है ना। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, आसपास की जो भी लैंड एरिया है उसको प्लास्टर कर देते हैं, तो वो चीज़ें करने से क्या होता है, सरफेस रन ऑफ हो जाता है, मतलब पानी वहाँ एब्जॉर्ब नहीं, पानी बह के कहीं और चल जाता है। लेकिन आप अपने घर पे जब आप अपना फ्यूचर में घर बनाओ, कोई भी चीज़ करो, तो एक चीज़ बता रहे हैं, अच्छी चीज़ बता रहे हैं, जब भी घर बनाओगे तो एक एरिया बेसिकली खाली रखोगे ज़मीन के लिए। फॉर एग्जाम्पल सबसे बेस्ट रहेगा कि आप जिधर रूफ का फ्लोर रख रहे हो, जिधर से पानी आएगा उसके सामने एक, आप जब ज़मीन होगा तो उसको आप प्लास्टर नहीं करोगे, सिंपल सा ज़मीन ही रखोगे। उससे क्या होगा, उससे पानी जो है उस लैंड में जाएगा और एब्जॉर्ब करेगा वाटर। इससे क्या होगा, इससे जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। अभी जो पता चला, तुम कुछ साल बाद देखोगे हैंडपम्प से पानी नहीं आ रहा, गर्मी में होता है ना, तो वही चीज़ है। इससे क्या होगा, आपका वाटर जो है रिचार्ज होगा, ठीक है, समझे तुम। हाँ, अब आते हैं कुछ मेथड्स दिया गया आपके बुक में कि कहाँ पे कौन सा हम लोग मेथड्स इस्तेमाल करते हैं वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, है ना। ओके, अलग अलग आपके जगह दिए गए हैं, आपसे पूछ लेगा कि ये जैसे फॉर एग्जांपल कि राजस्थान में कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं इरिगेशन के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बस बिहार वाला याद रखना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आहार एंड जो है ये कहाँ का मेथड है, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा, ये कहाँ का, बिहार का मेथड, सबसे ज़्यादा यही वाला पूछ लीजिएगा। देन राजस्थान का थोड़ा याद रख लीजिएगा, एंड देन किसका पूछा आपका, हिमाचल कुल्लास, ठीक है। ओके, ये 3 आपको इम्पॉर्टेंट है, हालांकि 1-2 बार पढ़ सकते सभी, लेकिन बुंदियास भी एक बार पूछा है, ठीक है। ओके, ये कहाँ पे आपको, उत्तर प्रदेश। ये 1 2 3 4 में जो टिक क्यों, इसको याद रख लीजिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके,
पूछ देगा क्या कि आप सिंपल से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि राजस्थान में कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, बिहार में कौन सा मेथड, ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स, ठीक है। ओके चलिए, एडवांटेज ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग क्या होगा, वाटर का कमी स्कैसिटी कम हो जाएगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा, सॉइल का मॉइस्चर बढ़ जाएगा, प्लांट ग्रोथ होगा सपोर्ट, ये सभी चीज़ें। और सरफेस रन ऑफ रिड्यूस करेगा। सरफेस रन ऑफ क्या होता है, सिंपल सा पानी बह के दूसरी जगह चल जाता है, सरफेस रन ऑफ है ना। ओके, तो ये रिड्यूस करेगा। आप अगर यहाँ पे वो खाली मैदान रखते हो, सिर्फ ज़मीन रहेगा तो अब्जॉर्ब कर लेगा, इससे वाटर रिचार्ज होगा, फ्लड भी क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा। अगर सरफेस रन ऑफ है, मान लो तुमने पूरा यहाँ पे प्लास्टर कर रखा, पानी तो बह के सीधे उधर जमा होगा, देखते हो कि रोड में कैसे जमा होता है, तो वही तो एक रीज़न है ना। ओके चलिए, देन अंडरग्राउंड कंटामिनेशन वो सब बचाएगा, ठीक। ओके, एंड देन कंजर्व रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज़, ठीक। ओके चलो, देन वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन बेसिकली कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडी, ठीक है, जैसे रिवर में, लेक में, पाउंड में, अदर ग्राउंड, जो हार्मफुल सब्सटेंस है पानी के साथ मैच हो जाता है, मिल जाता है, जो हम लोग के लिए अनसेफ है। क्या कारण है, पॉल्यूशन है ना, जो भी सीवेज है, अनट्रीटेड मटीरियल्स है, केमिकल है, हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं वाटर में, है ना, और इसके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं होता है ना। ओके, जो भी केमिकल वगैरह है, और एग्रीकल्चर रन ऑफ बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर लेते हैं, फर्टिलाइजर है ना, अपना उपजाऊ के लिए, लेकिन वो ज़मीन के लिए हानिकारक है। हो सकता है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, लेकिन क्या ही फ़ायदा जब आपका ज़मीन ख़राब होना है आगे जा करके, है ना। लेकिन ये चीज़ समझते नहीं सब, अभी पता है शॉर्टकट में ज़िंदगी जीना चाह रहे हैं कि शॉर्टकट कर लेते, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, बट हमें से याद रखो लॉन्ग टर्म ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये पढ़ने के क्या ही होगा, चैप्टर क्वेश्चन नहीं आएगा, आगे फ़ायदा देगा। चलिए फिर आते हैं हम लोग क्या, हाउ इज़ वाटर पॉल्यूटेड मेज़र। अगर पानी सिंपल सा गंदा है, तुम किस तरीके से उसको मेज़र कर सकते हो, बता सकते हो कि चेक कर सकते हो पानी गंदा है, तो देख करके भाई साहब पानी गंदा है, ठीक है, लेकिन किस तरीके से, एक है क्लोरोफॉर्म बैक्टीरिया टेस्ट, इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि क्लोरोफॉर्म बैक्टीरिया टेस्ट किससे रिलेटेड है, तो वाटर पॉल्यूशन मेजर्ड है ना। ओके, इससे हम लोग चेक कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, कोलिफॉर्म बैक्टीरिया बेसिकली क्या होता है, नॉर्मली पाया जाता है इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमंस एंड अदर वार्म ब्लडेड एनिमल, ठीक है, देयर प्रेजेंस इन वाटर। सिंपल सा बात यह है कि अगर प्रेजेंट रहा आपका कोलिफॉर्म बैक्टीरिया पानी में, तो समझ जाना वो क्या है, आपका कंटामिनेटेड है, ठीक है, वो पानी सेफ़ नहीं है, ठीक है। ओके, वो पीने के लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं है, ज़्यादा रहा तो समझ जाओ कि और भी ज़्यादा पीने के लिए भी सेफ़ नहीं है। दूसरा मेथड है कि हम लोग पीएच मेज़र कर सकते हैं। अगर 7 से कम है तो हम लोग एसिडिक बोलते हैं, 7 से ज़्यादा तो बेसिक, एंड 7 रहा तो न्यूट्रल। और गुड क्वालिटी क्या है कि 7 यानी क्लोज टू 7 हो, वो सही रहेगा, मेंटेन रहेगा, बैलेंस रहेगा, ठीक है। ओके, यार ये बेसिकली मेथड्स है, इसको थोड़ा सा बस एक बार देख लो। देन एक इम्पॉर्टेंट है गंगा एक्शन प्लान, GAP बोलते हैं, गंगा एक्शन प्लान। ये बेसिकली हुआ था, गंगा एक्शन प्लान किस लिए हुआ था, ताकि जो पॉल्यूटेड है, इतना गंगा आज भी पॉल्यूटेड है, बस गंगा के नाम पे बस फंड या फिर पैसे ही लिए जा रहे हैं, स्कीम्स ही लिया जा रहा है, लेकिन आज तक इफेक्टिव तो मैंने नहीं देखा, ठीक है। ये लॉन्च हुआ था इंडिया में 1985, आज 2026 चल रहा है, आज भी वही कंडीशन है, आज भी और बदतर हालत हो चुका है। किसके लिए, पॉल्यूशन, इम्प्रूव वाटर क्वालिटी ऑफ गंगा रिवर, लेकिन क्या लग रहा है, नहीं, बिल्कुल। इस पर दिल्ली में देख लो क्या हाल है ना। ओके, तो गंगा आज भी स्वच्छ नहीं हो पाया, बस कहने को रह गया, ठीक है। कोई भी रिवर नाला आजकल कहाँ साफ रह रहा है, ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव था, बेसिकली जो आपका लेवल है पॉल्यूशन का कम करना, किसके पानी, स्पेशली गंगा रिवर, क्योंकि वो पवित्र रिवर माना जाता है ना। ओके, इसमें ट्रीटेड सीवेज बिफोर इंटर रिवर, जो भी सीवेज वगैरह आएगा उसको सबसे पहले ट्रीट कर लिया जाएगा, केमिकल मिला करके जो भी गंदगी साफ़ कर लिया जाएगा, तब वाटर में इंटर करेगा, लेकिन वो चीज़ें प्रॉपर मैनेज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट ये सब दिया जा रहा है, ये ऑब्जेक्टिव था कि हाँ अगर होगा, गंगा एक्शन प्लान में ये था कि हाँ ये सब चीज़ में कंट्रोल करेंगे, इम्प्रूव वाटर क्वालिटी, है ना। ओके, और प्रोटेक्ट एक्वेटिक लाइफ, जो एक्वेटिक लाइफ है उसके हेल्थ है उसको हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। मॉनिटरिंग वाटर क्वालिटी, बेसिकली मॉनिटर करने के लिए गंगा एक्शन प्लान मॉनिटर करेगा कि हाँ कोलिफॉर्म बैक्टीरिया चेक करेगा कि हाँ कितना वाटर में कितना परसेंटेज ज़्यादा है, तो मतलब पीने के लायक नहीं है, ठीक है। पीएच वगैरह सब कुछ चेक करेगा, ये सभी चीज़ें हैं। एडवांटेज ऑफ वाटर स्टोर्ड इन ग्राउंड,
अभी जो हम आपको मेथड बताया कि घर के बाहर रख देना ग्राउंड वाटर, इसको अगर एडवांटेज क्या है, सबसे पहले नो इवापोरेशन, वाटर स्टेड अंडरग्राउंड, अगर अंडरग्राउंड वाटर जमा करने का फ़ायदा ये है कि इवापोरेट नहीं होगा, ऊपर रहेगा तब ना इवापोरेट होगा, ठीक है, ओके। चलिए, ईजिली इवापोरेट नहीं होगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक रहेगा। रिचार्जेबल, अच्छे से रिचार्ज हो जाएगा कुआं, कुछ भी चीज़ें हैं, ट्यूबवेल है, हैंडपम्प है ना, ये सब चीज़ें कंटिन्यूस पानी का सप्लाई देते रहेगा, और क्रॉप्स को मॉइस्चर भी प्रोवाइड करते रहेगा, और जितने भी प्रिवेंट करेगा मॉस्किटो ब्रीडिंग अंडर ग्राउंड लेवल के बाद। अगर ऊपर करोगे तो देखोगे ना मॉस्किटो वगैरह रहते, तो नहीं, उससे बचा सकता है। अगर अंडर ग्राउंड यहाँ पे बात कर रहा है, क्या स्टोर अंदर इन द ग्राउंड, ठीक, ओके। सेफ फ्रॉम कंटामिनेशन, कंटामिनेशन से, मिलावट से, बेटर चीज़ों से, मतलब जो भी ख़राब चीज़ें मिलने से बचाता है, ठीक है, ओके। चलिए थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, कोल एंड पेट्रोल कंजर्वेशन, थोड़ा सा है, खत्म है। कोल एंड पेट्रोल फॉसिल फ्यूल है, ये बिहार में बहुत बार पूछ चुका है। ये नॉन रिन्यूएबल है, यानी एग्जॉस्टेबल है, यानी ये खत्म हो सकता है, लिमिटेड है। कोल की बात करें, हार्ड होता है, कंबशन फॉसिल फ्यूल होता है, मतलब इसको हम लोग जलाने के इस्तेमाल करते हैं, चाय बनाने के लिए स्पेशली, है ना, ओके। चलिए, इसमें क्या होता है, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर होता है कोल में, ठीक है। इसके इस्तेमाल हम लोग खाने में, हीट करने में, थर्मल पावर जनरेट करने में, कोयला से ट्रेन भी चलता था, है ना, आयरन भी करते थे लोग, है ना, कपड़ा आयरन करते थे, कोयला जला करके चाय बनाते थे, आज भी बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ओके। और फिल्ट्रेशन में भी अगर तुम अपना टैंक देखोगे, वहाँ पे फिल्टर अगर रहता है तो कोयला का भी वहाँ इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग जगह कोयला का इस्तेमाल होता है। उसी तरीके से पेट्रोल, पेट्रोल क्या है, एक लिक्विड फॉसिल है ना, हम लोग इसमें ये बेसिकली किससे बनता है, प्लांट्स एनिमल के रिमेनिंग से, बहुत टाइम लगता है बनने में, है ना। हम लोग व्हीकल में इस्तेमाल करते हैं, जितने एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज मशीन्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, ये सब में इस्तेमाल करते हैं। अब मेथड्स है किस तरीके से तुम फॉसिल फ्यूल को बचाओगे। हमने पहले किसको बचाया, प्लांट्स को, है ना, देन फॉरेस्ट, देन हम लोग किसकी तरफ आया, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल अगर देखो रिड्यूस द, हम लोग किस तरीके से मेथड बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, रिड्यूस डायरेक्ट बर्निंग ऑफ कोल, डायरेक्ट बर्निंग हम लोग कोल का बर्न नहीं करेंगे, इससे पॉल्यूशन भी हो जाएगा, है ना। और इसकी जगह हम लोग क्या इस्तेमाल करें, सीएनजी, अभी देख रहे हो सीएनजी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक, इलेक्ट्रिक मोटर निकाल रहे हैं, ठीक, ओके। देन इम्प्रूव एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, एक्सट्रैक्शन जो हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर निकालने का टेक्निक्स को थोड़ा सा सुधार कर रहे हैं, है ना, ओके, ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कोल हम लोग क्या कर सके, यूज़ कर सके, रिकवर कर सके, वेस्टेज ज़्यादा ना हो। पता चला तुमने निकाला 10 kg, उसमें से 6 kg यूज़ हुआ, 4 kg वेस्ट हो गया, तो ये चीज़ें सही नहीं है ना, ओके। प्रिवेंट फायर्स, है ना, ओके, आग से बचा सके, और पता चला आग लग गया तो फिर तो प्रॉब्लम ही हो जाएगा, पूरा जल जाएगा, है ना, पूरा लॉस हो जाएगा अपना फ्यूल का, प्रॉपर्टी का, ह्यूमन लाइफ का भी, है ना, जैसे सुने हो गए माइनिंग में दब गए लोग या डेथ हो गया, ये सब चीज़ें हैं। रिड्यूस एक्सेस यूज़ ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल का कुछ मरने लग रहा है, चलो घूमने चलते हैं, है ना, ये सब चीज़ें थे जो एक्सेस फ्यूल पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह अवॉइड करेंगे, है ना, ओके। देन प्रमोट करेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, बायोगैस, न्यूक्लियर, सोलर एनर्जी, इसको प्रमोट करेंगे। यही सब तो है हमारा बेसिकली मेथड जिससे हम लोग फॉसिल फ्यूल को बचा सकते हैं। अब लास्ट स्टेप है कि किस तरीके से हम लोग एनर्जी को, एनर्जी जो हमारे एनर्जी रिसोर्सेस है, यानी अभी हम लोग इसके बात की इलेक्ट्रिसिटी, कोल, पेट्रोल, ये सब को किस तरीके से बचा सकते हैं। सिंपल सा फैन को ऑफ रखो, इलेक्ट्रिसिटी जितना यूज़ है एप्लीकेशन वगैरह में जो भी इस्तेमाल करते हो घर पे, है ना, अप्लाइंसेस वगैरह, उसको कम से कम इस्तेमाल करो ज़रूरत के हिसाब से, है ना। पता चला मोटर की टंकी फुल होगी, ये पानी बंद कर दीजिए, आप कर ये नहीं रहे, है ना, तो ये सब चीज़ है। कुक फूड, आप कुकर में बताइए खाना, फ्यूल को सेव रखिए, है ना, सोलर कुकर का इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, सोलर कुकर रेनी डे में इस्तेमाल नहीं होता, ये बिहार में पूछता है कि सोलर कुकर की क्या डिसएडवांटेज है कि रेनी डे में या क्लाउडी डे में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, है ना, ओके। इनकरेज करेगा किसे, बायोगैस और डोमेस्टिक फ्यूल यूज़ करने का, है ना। ये सब चीज़ें हैं बेसिकली हम लोग का स्टेप बताना था किस तरीके से आप एनर्जी रिसोर्सेज कंजर्व करते हैं। बस यही था चैप्टर में। होपफुली चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्या पूरे चैप्टर ही तुम्हें एकदम समझा दिए, इससे बाहर तो कुछ जाएगा ही नहीं, ठीक है। पूरा एनसीईआरटी कर दिए, आपको बता दिए, इतना कर लीजिएगा, इस चैप्टर से काफ़ी है। वही कंजर्वेशन मेथड्स, क्या मेथड है, किस हिसाब से बचाएंगे, ये सब ध्यान में देना। बाकी इस चैप्टर में से कुछ था नहीं ज़्यादा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तो जहाँ जहाँ है बता ही दिए, एक बार पढ़ लीजिए, ईजी से चैप्टर है, ईजी पीजी। चलिए, और जिसको बैच ज्वाइन करना है इस पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। अभी सबको पीडीएफ, इसके डीपीपी वगैरह भी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और कैसा लगा वीडियो, इसी टाइप के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, नेक्स्ट इसके बाद क्या पढ़ेंगे फटाफट बोल दीजिएगा। हालांकि इससे पहले वाले जब चैप्टर में 15 पढ़ेंगे देन 14, इस हिसाब से चलेंगे ताकि ये चीज़ें ही क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।